हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप राजनीति शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आप लगातार देख रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान से संबंधित एक एक वीडियो जो कि अलग अलग टॉपिक पर लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, भारतीय लोकसभा। आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है और आज के इस वीडियो में हमने भारतीय लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को शामिल किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल इंडो समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है सीधे, तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है लोकसभा से संबंधित, इसीलिए पहला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 2 आंग्ल समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते हैं उनसे संबंधित हमारा पहला प्रश्न। और यह जो 2 लोग मनोनीत होते हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330। तो जो ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 331, इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो जैसा कि हम ऊपर देख करके आ रहे हैं कि जो सवाल हमसे ऊपर किया गया वही सवाल यहाँ पर है, बस सवाल को पूरा का पूरा पलट दिया गया। वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, यहाँ पे आंग्ल समुदाय के सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है सवाल के पूछा गया है। तो इसका जवाब जो हमारा होगा वो सीधा सीधा होगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 3, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो लोकसभा में जो राज्यों को सीटें दी जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं, कि लोकसभा की जो सीटों का बंटवारा होता है वो वह जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य में उतनी अधिक लोकसभा की सीटें होंगी। मतलब यह कि हर लोकसभा सीट पर एक समान अनुपात के हिसाब से जनसंख्या का जो घनत्व रखा जाता है उसके हिसाब से लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं, रिजर्व हैं? लोकसभा में किसके लिए स्थान सीटें जो हैं रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं?
अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो जो लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं वह अनुसूचित जाति के लिए भी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी हैं और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी हैं। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी भारत के किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में चुन करके जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस राज्य से यानी उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में जाते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कितने? 80 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से भारतीय लोकसभा में चुनाव के दौरान चुन करके भेजे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? यानी लोकसभा का जो परिसीमन किया गया, क्षेत्र बनाए गए लोकसभा क्षेत्र, तो जो इनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया सबसे पहली बार कब किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1976 में, 1977 में। तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण सबसे पहले किया गया वह सन 1972 में किया गया, 1972 में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी वो कौन सा राज्य है जहां से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में चुन करके पहुंचते हैं? तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक प्रतिनिधि राज्यसभा में भी भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? जो सांसद होते हैं यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या राज्यसभा के संसद के जो सदस्य होते हैं, इनको सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए, कि इनका कार्यकाल सही ढंग से चले, इसके लिए इनको हर महीने जो कार्यालय भत्ता मिलता है वो कितना मिलता है? 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 14,000 रुपया, 23,000 रुपया। तो सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने में 23,000 रुपये कार्यालय भत्ता मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? यानी अगर कोई लोकसभा का सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो जो लोकसभा का यदि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 1 माह, 2 माह। तो लोकसभा की जो बैठक की अंतिम तिथि है और जो दूसरी बैठक की प्रथम तिथि है, इन दोनों तिथियों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? यानी जो सांसद होते हैं, भूतपूर्व सांसद, इनको जो पेंशन दी जा रही है या पेंशन मिलती है, तो यह व्यवस्था कब से लागू हुई? सन 1971 ईस्वी से, सन 1975 ईस्वी से, सन 1976 ईस्वी से या सन 1978 ईस्वी से? तो 1976 ईस्वी से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार। तो लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 13, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो जो अनुच्छेद 330 है इसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण का संविधान में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए शहडोल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी चिक्काबल्लापुर कर्नाटक, ऑप्शन सी नागौर राजस्थान, ऑप्शन डी मालदा पश्चिम बंगाल। तो देश का जो नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जो कि राजस्थान का संसदीय क्षेत्र है, राजस्थान राज्य में है। तो नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है या देश का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नांकित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित हैं? केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उपरोक्त सभी। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो स्थान आरक्षित नहीं हैं, केरल और तमिलनाडु से नहीं है, कर्नाटक और केरला से नहीं है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से नहीं है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा आंसर है कि इन राज्यों में से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? यानी वो लोकसभा कौन सी थी जिसमें महिला निर्वाचित सांसद या सदस्य सबसे कम थीं? ऑप्शन ए छठी लोकसभा, ऑप्शन बी 5वीं लोकसभा, ऑप्शन सी द्वितीय लोकसभा, ऑप्शन डी प्रथम लोकसभा। तो वह छठी लोकसभा थी जिसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? 13वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 8वीं लोकसभा या फिर 12वीं लोकसभा। तो जो 16वीं लोकसभा थी इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 16 अगस्त 1952, 17 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952। तो पहली लोकसभा की जो बैठक हुई वह 13 मई 1952 को हुई। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 20, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, इनमें से सभी। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, ये सभी राज्य ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वह
एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? यानी लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक सीट होती है, वहाँ पर कितनी जनसंख्या का वह सदस्य प्रतिनिधित्व करता है। जो लोकसभा का जो सदस्य होता है अपने क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र का, तो वह कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7.5 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख ये संख्या है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 7.5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वह सीट करती है। ऑप्शन बी का सही जवाब। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में। तो लोकसभा के लिए जो पहली बार आम चुनाव हुए वह 1952 में हुए और पहली बैठक 13 मई 1952 को ही। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी जनसंख्या तो उसकी भी 7.5 लाख है, लेकिन इतना घना बसा है कि घना बसा होने की वजह से जो स्थलीय ज़मीन है, क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल है वह बहुत कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता, उत्तर मुंबई, दक्षिण लक्षद्वीप। चौथे, क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मलकागिरी, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी बेंगलुरु उत्तर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो जो मलकागिरी निर्वाचन क्षेत्र है यह मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 13वां तथा 38वां संवैधानिक संशोधन, 7वां तथा 31वां संशोधन, 11वां तथा 42वां संशोधन या 6ठा तथा 42वां संशोधन? तो जो 7वां और 41वां संवैधानिक संशोधन है या राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, संसदीय मामलों के मंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता या प्रधानमंत्री करता है? तो लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, विरोधी दल के नेता को, शासक दल के मुख्य सचेतक को, लोकसभा अध्यक्ष को? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल अगला 29, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं या संसद के सदस्य चुनते हैं या राष्ट्रपति चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है उसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा का जो विघटन है वह राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह लोकसभा का विघटन कर दे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। यानी
अगला सवाल, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? तो लोकसभा की जो बैठक है उसकी समाप्ति उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है, यानी विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा और लोकसभा के स्थगन द्वारा। इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार? तो लोकसभा का जो सत्र है वो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार अवश्य बुलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा लोकसभा है यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 35, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या राजनीतिक दलों का? तो जो भारत में लोकसभा है या भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? केरल से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से या हरियाणा से? तो जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा ऐसा राज्य है इन 4 राज्यों में जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 4 राज्यों में उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ से लोकसभा में सबसे कम सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन हरियाणा, यहाँ पे जो है हमारा उत्तर है हरियाणा। जो यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तो हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा में सबसे कम सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा महाराष्ट्र? तो जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो जो दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं वो महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। और नंबर 1 पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? वो कौन सा संघ शासित प्रदेश है जहां से सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित हो? क्योंकि राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में जो सबसे अधिक प्रतिनिधि चुन करके भेजता है वो उत्तर प्रदेश है। और संघ शासित प्रदेशों में कहाँ से सबसे अधिक चुन करके आते हैं? तो 4 ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप। तो जो दिल्ली राज्य है, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जहाँ से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में आती हैं। यानी राज्यों में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रदेश है वह दिल्ली है। दिल्ली से सबसे अधिक निर्वाचित होकर के लोकसभा में प्रतिनिधि पहुंचते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यानी जो साधारणतः जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? तो लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? यानी वो कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यसभा को भी प्राप्त हैं, लोकसभा को भी प्राप्त हैं, यानी एक जैसी वो शक्तियां? ऑप्शन ए, सरकार हटाने के विषय में। ऑप्शन बी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन डी, संविधान संशोधन करने के विषय में। तो जो ऑप्शन डी है, संविधान संशोधन करने के विषय में, इस विषय संबंध में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा का नेता कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोकसभा का नेता होता है वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ध्यानपूर्वक इस चीज़ को याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही देखता है, लेकिन जो लोकसभा का नेता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 42, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? किस आधार पर सीटें राज्यों को दी जाती हैं? भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर? तो लोकसभा में जो राज्यों को सीटें प्रदान की जाती हैं या आवंटित की जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी संसद का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर प्रश्न लोकसभा से है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा की आयु अलग है। तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए, सांसद का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो सांसद का चुनाव जो लड़ता है वो लोकसभा का जनता द्वारा जो निर्वाचित हो सदस्य होता है वही लड़ता है, उसके द्वारा जो चुनाव लड़ा जाता है उसके लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। जबकि राज्यसभा का सदस्य होने की जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, शून्यकाल क्या है? जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। ऑप्शन बी, जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। ऑप्शन सी, आराम का समय होता है। या ऑप्शन डी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। तो जो शून्यकाल होता है या समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, यानी कि जब संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और बहुत से लोग जो इसका नाम से जैसे कि पता चलता है कि शून्य के मायने कुछ नहीं होता है, कि शून्य काल से मतलब वो आराम का समय लगा लेते हैं और इस ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर लेते हैं, टिक कर देते हैं और उनका ये उत्तर गलत हो जाता है। जबकि शून्य काल का जो सही अर्थ होता है वह ये है कि जब सदन में बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। इस तरीके से इस हमारे प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 547। तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 552 हो सकती है वर्तमान समय में अभी, यानी कि इससे अधिक संख्या नहीं हो सकती है। अगर इसकी अधिक संख्या होती है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या वर्तमान समय में 552 तक हो सकती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को, पंजाब तथा आसाम को, गुजरात तथा राजस्थान को। तो जो आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य हैं इनमें लोकसभा में समान सीटें हैं, यानी इन राज्यों को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हमारा। सवाल नंबर 47, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तमिलनाडु और राजस्थान का, बिहार और आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। तो जो उत्तर प्रदेश में के अतिरिक्त दो अन्य राज्य हैं जो कि दूसरे तीसरे नंबर पे हैं वो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं। यानी कि सबसे अधिक जो लोकसभा में सीटें जिस राज्य को प्राप्त हैं या जिस राज्य के सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर जाते हैं वह उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद में जो सबसे अधिक सीटों वाले राज्य हैं वह महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का या महाराष्ट्र का?
तो महाराष्ट्र राज्य ऐसा राज्य है जहां लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, यानी कि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। प्रथम या पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर जो लोकसभा में सबसे अधिक अपने प्रतिनिधि भेजता है या सबसे अधिक जो सीटों के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व जो राज्य करता है वह महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले ले, या फिर जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले ले। तो लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो जो साधारणतया या साधारण रूप से जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए ही होता है। लोकसभा के प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं, लेकिन जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संसद का जो निचला सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को अपने इस वीडियो में शामिल किया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखते रहें हम पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो राज्यसभा संबंधित प्रश्नोत्तर से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर के हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे।